नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। जैसा कि हमारा दिन निश्चित रहता है कि सैटरडे को हम लोग जो हम लोगों ने एक सीक्वेंशियल स्टडी स्टार्ट की है जुडिशरी के सर्विसेज के लिए या एपीओ की सर्विसेज के लिए, उसी क्रम में हम लोग शनिवार की रात को 8 बजे एक वीडियो डालते हैं। तो हम लोगों ने क्रमवार जो अभी तक जो वीडियोस डाले हैं, उसमें हम लोगों ने व्यवस्थित स्टडी कैसे सीक्वेंशियल स्टडी लॉ की जाए, किस तरीके से आप श्योर शॉट कौन सा तरीका हो सकता है, किस तरीके से आप पढ़ाई शुरू करें। क्योंकि बाकी एक्ट्स की तो वीडियो सभी लोग डालते हैं, लेकिन कैसे आपको पढ़ना है, शुरू कैसे करना है, क्या अप्रोच रखें आप कि बहुत जल्दी ही आपका सिलेबस पूरा हो जाए, पूरा सिलेबस आपके ग्रिप में आ जाए और आप बेहतर से बेहतर नंबर स्कोर कर सकें। क्योंकि यहाँ पे पूरा जो एक काम है, वो ड्रीम जो आपने देखा है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। जो स्वप्न आपने देखा है जुडिशरी का, जज बनने का, उसको वास्तविकता में, रियलिटी में कैसे बदलना है। और उसके बीच में आप मेरी मानिए केवल 3 स्टेप्स होते हैं। ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करने के केवल 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, जब आपने सपना कोई देख लिया, ड्रीम कोई देख लिया, पहला होता है उस ड्रीम को जब आप पेन डाउन कर लेते हैं, डेट के साथ में, दिनांक के साथ में, जैसे ही आप अपने सपने को लिख लेते हैं कि यह सपना मुझको इस तारीख तक, इस वर्ष तक पूरा करना है, तो वो आपका गोल हो जाता है, लक्ष्य आपका तय हो जाता है। और एक बार जब आपका लक्ष्य तय हो गया, जैसे कि आप लोगों ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है, अब आपको करना ये है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए स्टेप वाइज, क्रमवार उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और जो स्टेप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तैयारी का तरीका, यही आपकी प्लानिंग है। गोल आपने सेट कर लिया तारीख के साथ में, उसके बाद आपने प्लान बना लिया। प्लान क्या हुआ, उस तिथि तक कैसे आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कितने दिन में कौन सा एक्ट पढ़ना है, कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं, किस स्टेट को टारगेट करना है, यही आपकी प्लानिंग हो गई। और जैसे ही ये प्लानिंग पर आप एक्शन चालू कर देते हैं, जो अब हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अभी तक हम लोगों ने एक गोल सेट किया था कि जुडिशरी हमारा गोल है। उसके बाद इस चैनल में फिर हमने उस गोल को स्टेप वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया था। कैसे, लास्ट वीडियोस में आपको सारे स्टेप्स मिल जाएंगे कि आपको पढ़ाई शुरू कैसे करनी है और पढ़ाई कंटिन्यू कैसे करनी है, कैसे अपने सिलेबस को आसान बनाना है। और उस प्लान को हम लोग एक्शन में लेकर के, अब एक्शन मोड में लेकर के आएंगे। एक एक स्टेप वाइज जितने भी हमने स्टेप्स लिए थे प्लानिंग में, उनको डिस्कस करेंगे, एक एक एक्ट्स को टेकअप करेंगे। नए नए चेंजेस क्या आ रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग एक चैनल लेकर के आ रहे हैं, AKD लॉ के नाम से। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग जो भी हमारे इस वक्त जो लॉ है वो किस प्रकार से चेंज हो गया है, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अपील, क्रिमिनल में अपील, तो हम लोग देखते हैं कि अपील 2 लोग कर सकते हैं। या तो जो दोष सिद्ध हुआ हो, वो अपने दोष सिद्धि के विरुद्ध, यानी कि जो पर्सन कन्विक्ट हुआ हो, जो अक्यूज्ड कन्विक्ट हो गया हो, वो अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट में। और दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट, 2 आधार पे सेक्शन 377 और 378 में दिया हुआ है। 377 में स्टेट गवर्नमेंट इनसफिशिएंसी ऑफ सेंटेंस, जो उसको जितनी सज़ा तय हुई है वो सरकार को लगता है कम है, उस इनसफिशिएंसी ऑफ सेंटेंस पर अपील कर सकती है। या सेक्शन 378 में अगर दोष मुक्त हो गया हो अक्यूज, तो उसके विरुद्ध अपील कर सकती है, उसकी दोष मुक्ति के विरुद्ध। यानी कि इफ द अक्यूज्ड हैज बीन एक्विटेड, देन अगेंस्ट दैट एक्विटल स्टेट गवर्नमेंट में गो टू अपील। और सेक्शन 394 में हम देखते हैं कि कब जो अक्यूज्ड है, जिसके अगेंस्ट में अपील है, वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कब अपील अबेट कर जाती है।
तो हम लोग देखते हैं 377 में, 378 में अपील अबेट कर जाती है अगर जो अक्यूज्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाए, और ये एक्सेप्ट फाइन जो कि सेक्शन 394 में दिया गया है, और सेक्शन 374 में वो अबेट नहीं करती है। 30 दिन के भीतर उसके कोई भी नियर रिलेटिव जा करके उस अपील को कंटिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकते हैं। बट रिसेंटली अभी 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया। उसमें सेक्शन 394 में जो लॉ था, जो अबेटमेंट ऑफ अपील का लॉ था, उसको चेंज कर दिया। अब क्या चेंज उसमें हुआ, मैंने आपको बताया था नित्य प्रतिदिन लॉ चेंज होता जाता है। इट इज़ एन एवर इवॉल्विंग फील्ड, हमेशा बदलता रहता है। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा हमारे दूसरे चैनल AKD लॉ, आप लोग नोट कर लीजिए, AKD लॉ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपको ये सारे रिसेंट चेंजेस हम लोग 1 बाय 1 टेकअप करते रहेंगे, वहाँ पे आपको सारे बताते रहेंगे। तो हम लोग उसी अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करने के लिए स्टेप वाइज जो हमने गोल सेट कर लिया था, उस पे प्लानिंग और अब एक्शन मोड में हम लोग आ गए हैं। तो इस एक्शन मोड में हम लोग आज, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिसाइड किया था, कई बच्चों ने कहा था कि हमको सर थोड़ा सा उत्तराखंड APO का गाइड कर दीजिएगा, और साथ ही जो हमारा जो टारगेट था UP PCS J। तो उत्तराखंड अगर APO को जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि प्री में 2 पेपर्स आपके आने हैं, एक GS का और दूसरा लॉ का। लॉ के पेपर में आपके 4 एक्ट्स आने हैं, जिसमें से IPC में से 35 क्वेश्चंस आने हैं, एविडेंस एक्ट में से 25 क्वेश्चंस आने हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से 25 क्वेश्चन आने हैं, और पुलिस एक्ट से 15 क्वेश्चन आने हैं। UP APO और उत्तराखंड APO में अंतर ये है कि UP APO में रेगुलेशन भी आता है, पुलिस रेगुलेशन भी आता है, और जो उत्तराखंड APO में रेगुलेशन नहीं आता, केवल पुलिस एक्ट वहाँ का आता है। और दूसरा, मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था, जो GS का पेपर है, थोड़ा सा आपको उत्तराखंड जो भी एग्ज़ाम टारगेट करके देने जा रहा है, बहुत अच्छे से आप GS के पेपर की तैयारी कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो GS का पेपर, जनरल स्टडीज़ का पेपर आता है, वहाँ पे लोकल, वहाँ के फॉरेस्ट, वहाँ के क्रॉप्स, वहाँ के ट्राइब्स, वहाँ के माउंटेन्स, उत्तराखंड की रिवर्स, उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स, बायो रिजर्व्स, जितना है बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो उन वहाँ के आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने तीसरे वीडियो में आपको बताया था कि जो आपका स्टेप वाइज प्रिपरेशन है, जो प्लानिंग है, उसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन, जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट करिए, कोई भी एग्ज़ाम आप टारगेट करते हैं, उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपके कॉपी पे नोट डाउन होने चाहिए, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल जाता है, वहाँ के क्वेश्चंस के पूछने का अंदाज पता चल जाता है, और आप आसानी से उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये तो अभी प्री के पार्ट पे है। उसी तरीके से, और इसमें मैं आपको बता दूं कि GS भी 100 नंबर का पेपर होता है, और लॉ का भी 100 नंबर का पेपर होता है। दोनों में 100-100 क्वेश्चंस आते हैं, 1.5 घंटे का दोनों पेपर होता है। ये तो प्री की बात हो गई। मेंस में अगर हम देखें तो मेंस में एक GS का पेपर होता है, दूसरा पेपर हिंदी का होता है, जिसमें 35 मार्क्स कंपलसरी हैं आपके आना। साथ ही साथ 2 लॉ के पेपर्स होते हैं। पहले लॉ के पहले पेपर में CRPC, IPC दोनों चीज़ें पूछी, और पुलिस एक्ट, 3 एक्ट पूछ लिए जाते हैं। और जो सेकंड पेपर है उसमें केवल और केवल एविडेंस एक्ट पूछा जाता है। चारों पेपर आपके GS, हिंदी, पेपर 1 लॉ, पेपर 2 लॉ, सभी 100-100 नंबर के प्रश्न होते हैं। 3-3 घंटे का समय होता है। तो इसी आधार पे आप तैयारी करिएगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। बाकी थोड़ा थोड़ा जो हम लोग टेकअप करते रहेंगे, जैसे अपील पे मैंने आपको छोटा सा एक इंट्रो दे दिया, कुछ कुछ इंट्रो हम लोग IPC पे और CRPC पे, एविडेंस पे देने की कोशिश करेंगे आपके एग्ज़ाम के पहले पहले तक।
ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड एपीओ के लिए हो गया। प्रिपरेशन का आपका जो तरीका होगा वो इसी तरीके से चलना चाहिए। अब हम लोग अपने मेन फोकस एरिया पे आ जाते हैं। बहुत जल्द ही यूपी के पीसीएसजे की वैकेंसी आने वाली है। आप लोग बहुत अच्छे से तैयार रहिए, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन का पहला पार्ट जो मैंने आपको बताया था कि जो पहला पार्ट आपकी प्रिपरेशन का है वो है सिलेबस पार्ट, जो मैंने आपको अपने दूसरे तीसरे वीडियोस में बताया था कि हमेशा तैयारी, अगर आपको 100% पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, बहुत सिस्टमैटिकली आपको स्टडी करनी पड़ेगी। बहुत ही तौर तरीके से, बहुत अच्छे से आपको अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होगा कि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहला जो स्टेप मैंने वहाँ बताया था वही स्टेप मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ आपको कि हमेशा अपना सिलेबस आपके टिप्स पर होना चाहिए। अगर टिप्स पे आपके सिलेबस नहीं है, और बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर बच्चे यही प्रॉब्लम करते हैं। उनको यही प्रॉब्लम होती है कि वो एग्जैक्टली सिलेबस की तैयारी नहीं करते और वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं टिल द लास्ट मोमेंट कि कौन सा एक्ट कहाँ पर आने वाला है। तो इसको हम लोग एक बार नेक्स्ट किसी भी एक आगे की क्लास में बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर लेंगे, बट स्टिल आज हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में आना है। तो हम लोग देखते हैं यूपी पीसीएस जे के सिलेबस में एक प्री का पेपर होता है और एक मेंस का पेपर होता है और तीसरा पार्ट इंटरव्यू का होता है। प्री के पेपर में अगर देखिए तो जीएस का पेपर होता है जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर्स, इतने क्वेश्चंस आते हैं। और प्री के पेपर में अगर हम जाएं तो एक्ट्स और टॉपिक्स मिला के टोटल 10 होते हैं। तो बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि प्री में हिंदू मैरिज एक्ट आता है या प्री में कोई बोलता है ट्रस्ट आता है, कोई कुछ बोलता है। तो पीसीएस जे के लिए, यूपी के पीसीएस जे के लिए बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा कि टोटल 10 हैं, 10 हैं, जिसमें पहला अगर हम लोग क्रिमिनल से स्टार्ट करते हैं तो पहला आईपीसी, दूसरा सीआरपीसी, तीसरा एविडेंस, ये 3 हो गए। उसके बाद चौथा है सीपीसी। सीपीसी के बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, और साथ ही 2 टॉपिक्स हैं। पहला है करंट इंटरनेशनल इवेंट्स और साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ क्वेश्चंस वो लोग इंटरनेशनल लॉ के भी पूछ लेते हैं। तो ये तो है हमारा फोकस एरिया प्री के लिए। और मेरी बात आप मान लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि हमेशा आपको प्री में जो चीज़ क्वालिफाई कराएगी वो ज्यूरिस्प्रूडेंस ही कराएगी। ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं वही डिसाइडर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब अच्छे से पढ़ के जाते हैं। केवल किस चीज़ में लूज करते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस में, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल लॉ में। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको बहुत अच्छे से इन एरियाज़ को तैयार करना है, खासकर ज्यूरिस्प्रूडेंस और करंट वाले दोनों टॉपिक्स को, साथ ही इंटरनेशनल लॉ को। क्योंकि अगर आपने ये तैयार कर लिया है, ये जान लीजिए, इसके साथ में जीएस अगर आपकी अच्छी है, थोड़ा सा भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, प्री इज़ अ गारंटेड थिंग। प्री निकलना ही निकलना है, लेकिन फोकस एरिया यही होना चाहिए। और एक बार आपका प्री क्वालिफाई हो गया, फिर मेंस में आपको क्या स्ट्रैटेजी करनी है। मेंस में आप देखेंगे एक पेपर जीएस का होता है, तो जैसा प्री में जीएस था ऑलमोस्ट वही सिलेबस मेंस में भी है। तो उसी को थोड़ा सा एक्सपैंड करके आपको मेंस का सिलेबस देख लेना है पीसीएसजे का। और लॉ दूसरा पेपर जो होता है वो इंग्लिश का होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा पेपर, वो 3 पेपर लॉ के होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो सब्सटैंटिव एक्ट का होता है, दूसरा पेपर होता है प्रोसीजरल लॉज का, और तीसरा पेपर होता है लोकल लॉज का। तो आप ध्यान दीजिए
जो पहला पेपर है उसमें टोटल अराउंड 11 हैं, टोटल 11 एक्ट्स एंड टॉपिक्स हैं, जिसको अगर हम लोग नोट करना चाहें तो उसको सीक्वेंस वाइज नोट भी कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूं आपको कि पेपर फर्स्ट और तीसरा पेपर लोकल एक्ट्स, यही पेपर्स आपके डिसाइडिंग पेपर्स होते हैं मेंस में। क्योंकि लड़के, वही बात जो मैंने आपको अभी प्री के लिए बताई थी, सभी बच्चे सारे मेजर एक्ट्स तैयार करते हैं, माइनर एक्ट्स और लोकल एक्ट्स जो तैयार करके चला जाता है वही मेंस में इतने नंबर लेकर के आ जाता है कि उसके लिए जो इंटरव्यू है वो मात्र एक फॉर्मेलिटी रह जाती है कि कुछ भी मिल गया तो हमारा हम क्वालिफाई कर जाएंगे, हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाएंगे। तो आप उसको देखिए। अभी इसके बाद में हम लोग एचजीएस के सिलेबस को भी ले लेंगे। तो अगर मेंस में आप देखिए, पहला जो पेपर है उसमें सबसे पहला एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट, भागीदारी अधिनियम। दूसरा है ईजमेंट एक्ट, सुखाचार अधिनियम, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है और मैंने देखा है ज़्यादातर राज्यों में ये एक्ट नहीं है, तो इसलिए आपको बहुत फोकस करना है। और ईजमेंट से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग मेंस का पेपर उठा के देख लीजिए। क्योंकि सिलेबस के बाद में मैंने आपको दूसरा स्टेप यही बताया था कि लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस आप उठा के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। कई लोग कई जगह आपको इंस्टीट्यूट्स में, कई इंस्टीट्यूशंस में सलाह देते हैं कि लिमिटेड एरियाज पढ़ लीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये वाला एक्ट से नहीं आएगा। कतई गलती मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे मेंस के एग्ज़ाम में कोई भी एक्ट छूटा, 2 से 3 प्रश्न गलत हुए, गड़बड़ हुए, नहीं लिख पाए आप जो आपका फाइनल सिलेक्शन है, आपका जो ड्रीम्स रियलिटी बनना है, उसमें आप बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए कोई भी एक्ट आपको छोड़ना नहीं है। तो पहला हो गया पार्टनरशिप एक्ट, दूसरा हो गया ईजमेंट एक्ट, सुखाचार अधिनियम, तीसरा हो गया टॉर्ट्स। टॉर्ट्स के बाद में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। और मैं आपको बताऊं, सिविल प्रोसीजर में, सिविल केसेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस इसी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से ही गवर्न होते हैं। आगे जब हम लोग एक एक एक्ट डिस्कस करेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस को वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के साथ में साम्या इक्विटी भी हो, इक्विटी के प्रिंसिपल्स हैं। हालांकि कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में इक्विटी के प्रिंसिपल्स पूछ लिए जाते हैं, बट फिर भी आपको तैयार करना है, कुछ ही प्रिंसिपल्स हैं, उसको आप देख के रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो एक्ट है वो है ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, न्यास अधिनियम, भारतीय न्यास अधिनियम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है और इससे भी प्रश्न रेगुलर पूछे जाते हैं मेंस में। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, इसलिए कोई भी एक्ट आपको मिस नहीं करना। उसके बाद आप देखेंगे हिंदू लॉ, फिर मुस्लिम लॉ, उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम और कॉन्स्टिट्यूशन। ये टोटल 11 एक्ट्स और टॉपिक्स का ये पैकेज है पेपर फर्स्ट में। और मेरी बात मान लीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये आपका डिसाइडिंग रोल प्ले करता है, ये और पेपर थर्ड। फिर हम लोग सेकंड पेपर पे आते हैं। सेकंड पेपर प्रोसीजरल पेपर्स है, प्रोसीजरल पेपर है जिसमें सारे प्रोसीजरल लॉ जैसे सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, सीपीसी और एविडेंस, ये तीनों एक्ट आते हैं। साथ ही साथ जजमेंट राइटिंग, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, ये सब भी आते हैं। तो वो तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे पेपर पे। तीसरा पेपर, यही पेपर आपका डिसाइडिंग पेपर है और मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, जिसने भी ये तीसरा पेपर तैयार कर लिया वही यूपी पीसीएस जे या एचजेएस, जो एचजेएस के बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को जान लेंगे कि वही क्वालिफाई कर पाएंगे जिन्होंने लोकल एक्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। आप ध्यान देंगे, अगर आपने ठीक से एक्ट देखा होगा, कोई भी बच्चा 6 एक्ट इसमें, कोई किसी से भी, मैंने बहुत बच्चों से पूछा, कोई भी बता नहीं पाता है कि कितने एक्ट्स हैं लोकल एक्ट्स जो हमारे यूपी के एग्ज़ाम में आने हैं। वो इवन पीसीएस से छोड़िए, एचजेएस के बच्चे भी
इसको नहीं क्लियर कर पाते कि कितने एक्ट्स आने हैं। तो मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। टोटल 6 एक्ट्स हैं, 6 लोकल एक्ट्स हैं जो थर्ड पेपर में हैं, और वो 6 लोकल एक्ट्स 2 पार्ट में डिवाइड हैं। 3 एक्ट्स जो हैं वो शहरी क्षेत्रों के लिए हैं और 3 एक्ट्स रूरल एरियाज के लिए हैं। यानी कि 3 एक्ट्स अर्बन एरियाज के लिए, 3 एक्ट्स विलेज रूरल एरिया के लिए हैं। तो 3 एक्ट जो अर्बन एरिया के लिए है उसमें पहला है म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, दूसरा है यूपी रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट, और तीसरा है यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट। ये 3 एक्ट हैं जो अर्बन एरिया शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं, और जो रूरल एरिया से संबंधित जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित एक्ट हैं उसमें है यूपी पंचायती राज एक्ट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट जिसको चकबंदी अधिनियम भी कहा जाता है, और तीसरा रेवेन्यू कोड। तो ये 3 का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखिएगा। 3 और 3 यानी टोटल 6 लोकल एक्ट प्लस आईपीसी, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। एचजीएस के बच्चों के लिए जो मेंस है वही प्री है। पूरा जो मेंस का सिलेबस यूपी पीसीएस-जे का है वही एचजीएस का प्री का भी सिलेबस है और मेंस का भी सिलेबस है। और स्पेशली अगर मैं एचजीएस पे फोकस करके बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग प्री के पेपर्स उठा के देख लीजिए। अब प्री का पेपर केवल और केवल लोकल एक्ट डिसाइड कर रहा है, क्योंकि शुरू से जब आप लॉ पढ़ना शुरू करते हैं, शुरू से सभी टीचरों का, सभी बच्चों का फोकस मेजर एक्ट्स पे होता है। लोकल एक्ट्स हमेशा मिस करते हैं, टीचर्स भी कम पढ़ाते हैं और बच्चे भी कम पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। हम लोग एक एक माइनर एक्ट, एक एक लोकल एक्ट, उसकी इंडेक्सिंग हम लोग आने वाले वीडियोस में स्टेप वाइज तैयार करते रहेंगे। तो हमने आज जो डिस्कशन किया आपके साथ में, वो डिस्कशन किया कि कैसे हम लोग अपने ड्रीम्स को रियलिटी में स्टेप वाइज चेंज करेंगे। इसी के साथ में मैं अपना आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, और सारा सिलेबस कृपया आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, वही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। नमस्कार।